नमस्कार बच्चों। तो आज डेली टेस्ट का 13वां भाग लेकर आ रहे हैं और इस भाग में आपको साइंस से केमिस्ट्री और खासकर केमिस्ट्री में शुरुआती चैप्टर जो होते हैं पदार्थों का संगठन, उस चैप्टर से पदार्थ के बारे में जानकारी, जनरल, परमाणु की संरचना, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं देखता जा रहा हूं। चलिए आगे क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। यहां जो है कहा गया है एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। तो एक ही प्रकार के परमाणु तो आप पढ़े होंगे, एक होता है तत्व, पदार्थ के 3 प्रकार, तत्व, यौगिक और मिश्रण। पदार्थ के ये 3 प्रकार होते हैं। तत्व क्या होता है? पदार्थ का शुद्धतम रूप है। एक से अधिक तत्व अगर निश्चित अनुपात में मिले तो उसे हम यौगिक कहते हैं। और मिश्रण जो निश्चित अनुपात में ना हो, निश्चित अनुपात में ना हो। दूसरी चीज, यौगिक में निश्चित अनुपात के साथ तत्व अपने गुण धर्म भी खो देते हैं। जैसे पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है और ऑक्सीजन किसी चीज को जलाने में मदद करता है, जबकि हाइड्रोजन स्वतः ज्वलनशील है। और जब दोनों मिलता है तो जल बनता है और वो आग को बुझा देता है। तो इस तरह के रूप भी देखने के लिए यौगिक में मिलता है, तो अपने अस्तित्व भी खो देता है। लेकिन मिश्रण में अनिश्चित अनुपात होता है, अनुपात निश्चित नहीं होता है और उसमें प्रत्येक पदार्थ अपने अपने अस्तित्व को बनाए भी रखता है, जैसे बालू और नमक का मिश्रण। ठीक है, तो यहां पूछा है कि एक ही प्रकार के परमाणु अगर एक ही प्रकार के हैं तो वो शुद्ध है, तो वो प्रकृति में अगर पाए जाते हैं तो उसे प्राकृतिक तत्व कहेंगे। नेक्स्ट, अब कहा 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात के संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो आप समझ रहे हैं वो यौगिक होगा। जैसे यौगिक का एक उदाहरण H2O, तो 2 अणु हाइड्रोजन का और 1 अणु ऑक्सीजन का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप लोग ने सही मारा है। अब आ जाइए, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला, किसी भी अनुपात यानी अनिश्चित अनुपात है। यौगिक में बोले गुणधर्म खो देता है, लेकिन यहां गुणधर्म बनाया रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण। ये तो साधारण परिभाषा से आप समझे। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे तत्व जिसमें धातु, अब तत्व में भी धातु और अधातु होता है, या यौगिक में भी धातु और अधातु होता है, दोनों के गुण पाए जाए। कोई ऐसा तत्व है जिसमें धातु का भी गुण पाया जाए और अधातु का। धातु की विशेषता क्या है कि उसको ठोकने पर टन या झन की आवाज करता है और उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। ठीक है, इसके अलावे धातु आपको करंट का प्रवाह भी धातु में होता है, अधातु में नहीं होता है। ये 3 कम से कम ध्यान में रखें। तो जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण हो उसे हम उपधातु कहते हैं। मिश्र धातु मतलब एक से अधिक प्रकार के धातु मिक्स हो। धातुमल मतलब किसी धातु का कचरा हो। आदर्श धातु का मतलब एक तरह से समझिए तत्व है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक? इसका मतलब धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक है, लेकिन कुछ अपवाद हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो टिन एक धातु है, उसमें टंझन की आवाज होती है और उसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। कॉपर में भी टंझन की आवाज होता है, निकेल में भी टंझन का आवाज होता है, और सीसा में भी टंझन की आवाज होता है, और सीसा में भी चमक होता है। लेकिन सीसा में खास है कि विद्युत का कुचालक है, अतः सीसा एक अपवाद है जो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक होती है? धातु में चमक नहीं, अधातु में चमक नहीं होती है, धातु में चमक होती है। लेकिन कुछ ऐसे अधातु हैं उसमें धातु के समान कुछ चमक दिखाई पड़ती है। जैसे आप देखें कि ग्रेफाइट जो है, आयोडीन भी, दोनों जो है आप देखेंगे, खास करके ग्रेफाइट तो आप देखते होंगे, तो ग्रेफाइट विद्युत का भी सुचालक है। एक बात, कोयला विद्युत का कुचालक है, हीरा विद्युत का कुचालक है, और जो है हीरा विद्युत का कुचालक है, लेकिन दोनों में चमक पाई जाती है। तो कुल मिलाकर आपने देखा ग्रेफाइट, आयोडीन और हीरा ऐसे अधातु हैं जिसमें क्या है, विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? यानी जिसमें धातु प्लस उपधातु के बीच वाला हो, दोनों के गुण, वो है जर्मेनियम। तांबा क्या है? तो ये तत्व है और धातु भी है। अल्युमिनियम क्या है? Al, ये तत्व भी है, धातु भी है। जस्ता आपको अधातु है, लेकिन उपधातु कौन है? जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली बीपीएससी में और अन्य भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अक्सर देखेंगे तो जीवन में जो यूजफुल होता है उसी से प्रश्न होते हैं, यानी व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं। और व्यवहारिक ही पढ़िए, ज्यादा उसे डीप नॉलेज की जो है जरूरत कम से कम बीपीएससी यूपीएससी में तो बिल्कुल नहीं। यह बात आप समझ लें। जो जीवन के लिए उपयोगी रसायन है उसी से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, और ऊपरी और अनुभव के आधार पर। नेक्स्ट आ जाइए। अब ये तो टेक्निकल है, तो सामान्य रूप से आपको बीपीएससी में शायद पूछे, लेकिन परमाणु संख्या 17 और परमाणु द्रव्यमान संख्या 35, द्रव्यमान संख्या मतलब एक तरह से यहां भार, एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में अंतर क्या है? परमाणु संख्या का अर्थ होता है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। एक बात, यही बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। और द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, जो कि नाभिक में होता है। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, यह हुआ द्रव्यमान संख्या। और सिर्फ P और सिर्फ E, इलेक्ट्रॉन, ये दोनों लगभग बराबर होता है, तो इसे हम कहते हैं परमाणु संख्या। क्लियर है? अब पूछा तो एक क्लोरीन के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं भाई? अब देखते हैं। 35 माइनस 17 इक्वल टू 18। अगर जो है इसका
वैल्यू 35 है और उसमें प्रोटॉन 17 है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 18 स्वाभाविक है, तो 18 न्यूट्रॉन की संख्या। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे और कई बच्चे ने सही उत्तर भी दिए, मैं सभी को देख रहा हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? कौन सा तत्व एक उपधातु है? आप लोग बताएं। तो इसमें 3 देखिए तत्व है। बिस्मथ आपको अधातु है, सिलिकॉन ये यौगिक है, तो क्या बन गया? फास्फोरस जो है वो उपधातु है। नेक्स्ट, जल एक यौगिक है। अभी हम लोग पढ़े थे कि जल में क्या है? निश्चित अनुपात में हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। एक तत्व होते हैं हाइड्रोजन और दूसरा तत्व होते हैं ऑक्सीजन, और ये तीनों जो है एक दूसरे से बंधे होते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बंध बनता है सिंगल बॉन्ड। आगे बढ़े तो इसका मतलब है ये सी उत्तर हुआ। नेक्स्ट, सूची का मिलान कीजिए। अब देखिए हीरा क्या है? कार्बन का सबसे शुद्धतम अपरूप है, तो ए का 4। संगमरमर क्या है? जो कैल्शियम होता है, चूना होता है, वही संगमरमर बनता है। ठीक है, तो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे मेटाफॉर्मिक रूपांतरित चट्टान, तो कैल्शियम का रूपांतरण संगमरमर में होता है, तो बी का 1, इससे पता चल गया। रेत या बालू क्या होता है? सिलिकॉन SiO2, और माणिक्य जो होता है वो अल्युमिनियम से होता है, तो इस तरह से आपका बी उत्तर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? कांच जो होते हैं वो भी जो है सिलिकॉन ऑक्साइड डाइऑक्साइड होता है। रेत भी जो है SiO2 यानी रेत से कांच बनता है। क्या समझ रहे हैं आप लोग? निश्चित। कैल्शियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस सिलिकॉन, कैल्शियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड यानी CaO, SiO, एल्युमिनियम, इससे जो है मिश्रण हो करके सीमेंट बनता है। यानी सीमेंट में कैल्शियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है। इसका मतलब है कि सीमेंट क्या है? क्या पूछा? ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन तो होता ही है, सबका ऑक्साइड होता है। तो बचा क्या? मिट्टी का तेल, उसमें CH और नेक्स्ट। अब आ जाइए, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस। तो आप जानते हैं जल, और जल का सूत्र क्या होता है? ठोस के रूप में बर्फ, द्रव के रूप में पानी, और गैस की अवस्था में वो होता है जलवाष्प। नेक्स्ट, इस वक्त आपको जो बच्चे एक ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो 70वीं दे रहे हो चाहे 71वीं की देना चाह रहे हैं, उन्हें माइंड मैप के जरिए दुर्गेश सर के मार्गदर्शन में आपको ऐसे के बारे में पढ़ाया जा रहा है। खास करके जो 70वीं BPSC दे रहे हैं उनके लिए यह बहुत उपयोगी है। तो जो बच्चे चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि अभी भी ऐसे की तैयारी उतनी ढंग से नहीं हुई है, तो मिनिमम टाइम में आपको ऐसे की तैयारी आराम से हो जाएगी। चलिए, यह सूचना मुझे देना था, और ये जो है आपको 11 बजे से 3 बजे के बीच चल रहा है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है, जिसमें लोहा
क्रोमियम ताकि उसमें जंग न पड़े, और निकेल जिसके कारण चमक होता है। ये तीन चीज का मिश्रण होता है। ठीक है। अच्छा, पूछा तत्व है। अच्छा, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु, देखिए यहां पे क्या पूछ रहा है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो हाँ भाई मिश्र धातु है। जबकि वायु क्या है, ये भी तो मिश्रण है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप देखें वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके अलावे कई अक्रिय गैस और कई प्रकार के गैस पाए जाते हैं, और सभी का अस्तित्व अपना अपना बना रहता है। अतः वायु किसका उदाहरण है? मिश्रण का उदाहरण है। तो दोनों, वो मिश्र धातु है और ये भी मिश्रण की गैस है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, तीन अवस्था ठोस, द्रव और गैस तो जाना जाता है, लेकिन मान्यता है कि एक चतुर्थ अवस्था होता है जो कहते हैं उसको हम प्लाज्मा की स्थिति। और ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वी के केंद्र में आपको ना तो ठोस है ना तरल है, बल्कि आपको प्लाज्मा की स्थिति में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो यौगिक के बारे में आप जानते हैं कि निश्चित अनुपात में होता है। हीरा एक शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध कार्बन के उदाहरण। रेत जो है उसमें SiO2 पाया जाता है, सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है। पीतल में भी जो है आपको तांबा और जस्ता का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो हीरा क्या है? तत्व है। पीतल क्या है? मिश्रण है। और स्टील भी अभी आपने क्या देखा था कि मिश्रण है, जिसमें लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल पाया जाता है। इस प्रकार यौगिक क्या है? रेत है। नेक्स्ट, सीसा भी यौगिक है। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण CaOCl2। ये क्या है भाई? तो जैसे ये सूत्र में आया तो ये यौगिक हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण नहीं है? फिर पूछा मिश्रण नहीं है, तो कांच SiO2 यानी यौगिक है। इस्पात अभी आपने देखा, इसमें लोहा, क्रोमियम, निकेल पाया जाता है। पीतल में भी आपने देखा क्या पाया जाता है पीतल में? तो तांबा और जस्ता। तो ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक अपरूप है, और उससे भी शुद्धतम कार्बन का अपरूप क्या है? हीरा है, जो मिश्रण नहीं है। कौन सा एक मिश्रण नहीं है? अब इसमें जो दिया जाए तो थोड़ा तो गड़बड़ है क्वेश्चन, क्योंकि कांच क्या है? एक यौगिक है। तो एक हद तक अगर आप जाएं तो फिर ग्रेफाइट पर ही जाना पड़ेगा। ठीक, किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो आप जान रहे हैं द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या कितनी दी गई है, जिसे आप परमाणु संख्या बोले हैं? तो वो है 35। उसमें जो है आप जानते हैं प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 18। तो ये कितना बच जाएगा? 17। तो कितनी हो जाएगी? यहां पूछा है प्रोटॉनों की संख्या, तब तो आसान है। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन की संख्या, तो कितना हो जाएगा? 18। क्लियर है?
अगर पूछता इलेक्ट्रॉन की संख्या तो गड़बड़ हो जाती, अगर पूछता इलेक्ट्रॉन की संख्या तो गड़बड़ हो जाती। नेक्स्ट, कोयला क्या है तो आप जान रहे हैं, कोयला सी तत्व है। ग्रेफाइट इसका अपरूप, वो भी तत्व है। हीरा उसका शुद्धतम अपरूप, वो भी तत्व है। नेक्स्ट, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सबसे पहले किसने कहा? तो वो थे भारतीय वैज्ञानिक जिसने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से बना हुआ है और परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये कौन बोले? कनाद बोले और बाद में यूरोपीय वैज्ञानिक सब बोले। ठीक है, तो इस तरह से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यौगिक कौन है? तो ओजोन जो है ऑक्सीजन का अपरूप है जिसे O3 कहते हैं, तो ये तो तत्व है। पारा जो है जिसे Hg कहते हैं, यह भी सबसे भारी तत्व में से है। वायु आप जान रहे हैं मिश्रण है, तो क्या हो जाएगा? NH-O3 अमोनिया, ये क्या हो जाएगा? यौगिक। नेक्स्ट, हीरा क्या है तो आप जान रहे हैं कोयला ग्रेफाइट के तरह एक तत्व है। नेक्स्ट, शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व कौन सा है? तो बालू SiO2 यौगिक है। कांच SiO2 आप जान रहे हैं कि यह भी जो है यौगिक है। और सीमेंट अभी आपने पढ़ा वो मिश्रण है, तो सोडियम क्या है? तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? तो वायु मिश्रण है। समुद्री जल में भी मिश्रण होगा क्योंकि समुद्री जल में नमक और कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। मृदा, उसमें भी कई प्रकार के मिश्रण होते हैं। क्या हो जाएगा? टीन। क्लियर है? आप लोग समझ रहे हैं? और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे, आप हम सब देखते जा रहे हैं, आप लोग सही दे रहे हैं और आप लोग धीरे धीरे विशेषज्ञ होते जा रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं था कि केमिस्ट्री में इतनी अच्छे से आप लोग काम करोगे। हां, अभी तो बस जनरल क्वेश्चन है, और जनरल क्या, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बहुत सारे। आ जाइए 71वीं पीटी जो बीपीएससी का है फाउंडेशन बैच, जो बच्चे अभी बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं या जिनका लक्ष्य है कि बीपीएससी कंप्लीट करना है और पूरे इसमें डिटेल से पढ़ाया जाता है। पीटी मेंस की पूरी तैयारी होती है। हालांकि आपको श्रेय आईएएस में आप जानते हैं कि सिर्फ बीपीएससी और यूपीएससी की ही पढ़ाई होती है और पीटी और मेंस के लिए स्पेशल बैच होते हैं और पीटी और मेंस का संयुक्त बैच भी होता है। इस फाउंडेशन बैच में जो टारगेट है वो है कि डेली टेस्ट होंगे और लगभग 30,000 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चन का जो प्रारूप होगा वो बेसिक से एडवांस की ओर होगा। यानी जैसे जैसे आपका जो है तैयारी होता जाएगा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा आपके मिनिमम लर्निंग के हिसाब से। पठन कौशल, कैसे पढ़ना है और पढ़ करके हम उस विषय को आत्मसात कर सकते हैं जिस पर उसमें चर्चा किया गया है। तो पठन कौशल जिसे हम कहते हैं अध्ययन, अध्ययन उच्च बच्चे का कौशल होता है कि वो पढ़ करके बढ़िया से समझ ले, वरना आप कई पुस्तक पढ़ते हैं और उसे समझ नहीं पाते हैं। हालांकि आप गलतफहमी में भी कई बच्चे रहते हैं कि वो सोचते हैं हम तो पढ़ लिए। पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है जब तक आप पढ़ करके उसको आत्मसात नहीं किए और फिर अगर कोई पूछे तो आप बता नहीं पाए तो फिर कैसा पढ़ाए। समझने एवं चिंतन करने की को सिखाया जाता है। जब आपने किसी चीज को पढ़ लिया, ग्रहण कर लिया, तो समझे क्या है और फिर उसके आधार पर आप आगे ज्ञान का सृजन कैसे करते हैं, किसी जो है अलग अलग विषयों को एक जगह कंबाइंड कैसे करते हैं, वो चिंतन कौशल सिखाया जाता है ताकि आप बेहतर ढंग से क्वेश्चन का आंसर दे सकें और निबंध आदि भी आराम से लिख सकें। आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ
बाकी जो है, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है और वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाया जाता है, जो तर्क, बुद्धि और विवेक पर आधारित होता है। ऐसे कई आयाम हैं जो कि श्रेय आईएएस को उत्कृष्ट संस्थान में स्थापित करता है। इसलिए जो बच्चे चाहते हैं वो जरूर आप आए, आपका स्वागत है श्रेय आईएएस पटना में। थैंक्स। आगे बढ़ते हैं। परमाणु अभाज्य एक अभाज्य है, यह निम्नलिखित में सबसे पहले मतलब किसने प्रस्तावित किया? आप तो देखे थे कि भारत के एक विद्वान कनाद, जिन्होंने कहा था कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है और यह अभाज्य होता है, इसे विभाजन नहीं किया जा सकता। लेकिन यूरोप में यही बात डाल्टन महोदय ने सबसे पहले कहा है और वो बात पॉपुलर हुई। नेक्स्ट, पदार्थ की परमाणुिक सिद्धांत। परमाणु का सिद्धांत जो सबसे पहले दिया था, तो स्वाभाविक है वही सिद्धांत दिए थे कि यह सूक्ष्मतम कण है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता, वही डाल्टन महोदय। जिसका श्रेय कनाद को मिलना चाहिए, वो डाल्टन को मिला। अब अलग है परमाणु की संरचना कैसी होती है, इस पर चर्चा सबसे पहले नील बोहर और रदरफोर्ड ने किया कि उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर परिक्रमा करता है। नेक्स्ट, परमाणुीय नाभिक को किसने खोजा? परमाणुीय नाभिक को भी सबसे पहले रदरफोर्ड ने खोजा। नेक्स्ट, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। कैसे तत्व की प्रकृति? तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, जो कि आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है जब डिटेल पढ़ते हैं। तो किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक का आकार का आकलन किया जाता है, तो कितना जो है नाभिक सूक्ष्म है या बड़ा है, इसके लिए आपको अल्फा कण से पता चलता है। एक्चुअली चलिए आगे एक क्वेश्चन है इससे आगे। रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पत्र, एक पतला जो है सोना का पत्र पर अल्फा का कण प्रकीर्णन करके प्रयोग किया गया और इसलिए ये उत्तरदायी हुए। और इस तरह से रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की। क्यों? जब उन्होंने अल्फा किरण भेजे तो वो वापस लौट गया। इसका मतलब है कि वहां कुछ ना कुछ तो है। नेक्स्ट, नाभिक के धन आवेशित होने की खोज किसने की? यहां आप जानते हैं P और N होता है। P में जो है धनात्मक होता है और N जो है न्यूट्रॉन वो उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, यानी ऋण आवेशित होता है और प्रोटॉन धन आवेशित होता है। तो नाभिक में धन आवेश होता है, इसकी खोज सबसे पहले थॉमसन ने की और इस तरह थॉमसन ने प्रोटॉन की भी खोज कर दी। नेक्स्ट, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं और वो कौन होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। अच्छा, तो निम्न कण होते हैं नाभिक में, तो आप जान ही रहे हैं P+N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 71वीं मेंस फाउंडेशन का बैच भी आपके स्टार्ट है और ये 1 बजे 1 PM से स्टार्ट होता है। तो जो बच्चे बीपीएससी मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए ये अवेलेबल है। आप लोग जो चाहें, आपको स्वागत है। नेक्स्ट, हाँ, एक चीज आप देखेंगे कि मेंस बैच की एक खासियत है। स्वाभाविक है लेखन कौशल होना चाहिए, कैसे लिखेंगे वो तो चर्चा होती ही है। लेखन कौशल के लिए समझने और चिंतन की तो होना ही चाहिए और उसे सिखाया जाता है। लेकिन प्रश्न विश्लेषण के साथ मेंस लेखन का विकास किया जाता है और आप देखेंगे कि यहां जिस दिन से आप क्लास ज्वाइन करेंगे
उसी दिन से आपको या 1-2 दिन बाद आपको प्रश्न लेखन की शुरुआत हो जाएगी और बड़े इत्मीनान से आप लिखना शुरू करेंगे। शुरुआत में कुछ कमियां रहेगी, धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है। तो शुरू से ही ये काम किया जाता है, क्योंकि अंततः बीपीएससी लेखन का एग्जाम है, यूपीएससी लेखन का एग्जाम है। परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो आपने अभी देखा था एक क्वेश्चन में कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो किस मूल की कण की संख्या समान होती है? तो आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जहां प्रोटॉन धनात्मक होता है वहीं इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, दोनों समान होता है। परिणाम स्वरूप पूरे परमाणु जो है एक उदासीन कण होते हैं। लेकिन अगर उदासीन ना रहे तो यह भी तो स्थिति हो सकती है, तो वो प्रकृति में स्थिर नहीं हो सकता है, वो किसी से ना किसी से मिलेगा। नेक्स्ट, और उससे संबंधित क्वेश्चन है शायद, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो आप जान रहे हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? घटती बढ़ती रहती है, अतः यह क्या है? अस्थायी कण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो वो भी आप जानते हैं, यह धनात्मक है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है और न्यूट्रॉन उदासीन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक का सही निर्धारण करता है? तो परमाणु क्रमांक की संख्या किस पर करता है? प्रोटॉनों की संख्या, जिसे परमाणु संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट, परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू न्यूट्रॉन की संख्या। अब आ जाइए, इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, यह याद रखिएगा। किसने खोज किया है? प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का, वो याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? तो आप जान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट, 71वीं पीटी का फाउंडेशन बैच आपको 11 बजे से होता है। ये तो मेंस का लग रहा है फाउंडेशन बैच। अच्छा, इसमें पीटी और मेंस दोनों होता है। पीटी में आपको एक फोकस है 30,000 क्वेश्चन, जो कि बेसिक से एडवांस तक रहेगा, और लेखन कौशल किस मतलब शुरुआत से ही आपको लिखने की प्रक्रिया, चिंतन की प्रक्रिया, समझने की प्रक्रिया, पढ़ने की प्रक्रिया, ये सब के सब वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाए जाते हैं। अल्टीमेटली आप जो है विषय वस्तु को ग्रहण बेहतर करें, उसे आत्मसात करें और फिर जो है उसे लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, यानी अभिव्यक्ति शैली भी बेहतर हो, तो निश्चित रूप से बीपीएससी आपको स्वागत करेगी। और इसके लिए बड़ी ही साइंटिफिक तरीके से श्रेय आईएएस में पढ़ाया जाता है। तो जिन बच्चों को तैयारी करना हो उनको यहां स्वागत है। नेक्स्ट, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ होता है। नेक्स्ट, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट, प्रोटॉन पर आवेश किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन पर आवेश किसके बराबर होता है? तो अल्फा कण के बराबर। नेक्स्ट, रदरफोर्ड ने ऋण आवेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? अगर जो है ऋण आयन हो, ऋण आयन का मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन को स्थिर होने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़े। आप ऐसे समझिए,
ये है प्रोटॉन, ये है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या मान लीजिए 17 है, ठीक। न्यूट्रॉन की संख्या कुछ भी है, 18 रहे 17 रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 17 है तो यह अस्टेबल परमाणु है। लेकिन कहीं भी इसकी जो है संख्या थोड़ी सी कम है तो बाहर से लेगा। या मान लीजिए इस तरह से हो कि 17 के जगह, हां, तो वो बाहर से लेगा 288, इसका कॉलम बनता है। तो एक कम है ये, तो ये दूसरे से एक लेगा तो ये हो जाएगा 18। इसका मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से प्रोटॉनों की संख्या कम होती है, यह आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से कम हो सकती है यदि ऋण आवेशित परमाणु हो तो। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम चैडविक। नेक्स्ट, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण से जुड़ा हुआ है और वो है जगदीश चंद्र बोस, जिनके नाम पर जो डार्क मैटर खोजा गया है, जाने की संभावना है, जिसे हम हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल या डार्क मैटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग हो सकता है, सही है, लेकिन पूछा है सर्वाधिक। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, निश्चित रूप से यह भी सही है। एक तत्व का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है, एक तत्व का सभी परमाणुओं में परमाणु भार समान होता है, ये तो दोनों गलत है। इस दोनों में अगर सर्वाधिक कहे तो भी। नेक्स्ट, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर किस पर करता है भाई? तो यह है प्रोटॉन, यह है न्यूट्रॉन और यह चारों ओर परिक्रमा कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर यह किसी से संयोजकता लेती है तो पूरा परमाणु ऋणायन कहलाएगा। अगर किसी को गिफ्ट करता है इलेक्ट्रॉन तो उसे धनायन कहते हैं। इस रूप में हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। नेक्स्ट, किसी तत्व की परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बराबर तो 2 ही होता है इलेक्ट्रॉन, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी? ये दोनों को मिलाकर कहते हैं द्रव्यमान संख्या 4 होगी। इस तरह से आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामना। आप लोग इस यात्रा के साथी हैं। रास्ते और मार्ग बड़े लंबे हैं, इसके बावजूद आप धीरे धीरे पार करते जाएंगे तो ये रास्ते आसान हो जाएंगे। इसके साथ ही आज का ये डिस्कशन यहीं पे रोकते हैं। गुड नाइट।